ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैंने अभी पीछे सुबह देखा कि आप लोग आपस में एक दूसरे को ओम शांति कर रहे थे, राइट? मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ओम शांति का मतलब क्या होता है वो कौन बताएगा? ओम का मतलब नहीं है, लेकिन शांति का दोनों का मतलब है। मोस्टली हम हिंदी में बोलते हैं ना नमस्ते। नमस्ते का क्या मतलब होता है? हम लोग बहुत वर्ड्स बोलते हैं लेकिन हमें मतलब नहीं पता है। नमस्ते का मतलब है नमः ते। ते मीन्स आपको नमन है। नमन है, और नमन हम्बल होकर, झुककर किया जाता है। लेकिन हम इतने मैकेनिकली बस गुस्से में भी बोल देते हैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मीन्स हम आपको नमन कर रहे हैं। अभी हम बहुत मैकेनिकल हो गए हैं, अब हमें उसके बियॉन्ड जाना है। सोल इज बियॉन्ड फिजिकल रेम्स, है ना? जो एक्चुअली में हम हैं, हम उसको भूलकर बहुत मैकेनिकल हो गए। तो बस नमस्ते वर्ड को तो बोल दिया लेकिन उसके एसेंस को भूल गए। इट्स लाइक बॉडी है लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं है, सोल एसेंस नहीं है। इसीलिए सोल अवेयरनेस यहाँ पर सीख रहे हैं हम, राइट? ओम शांति का मतलब होता है, ओम मीन्स आई द सोल, शांति मीन्स शांत स्वरूप हूँ। तो जब भी हम ओम शांति बोलते हैं ना, तो वी रिमाइंड ईच अदर कि आई एम अ पीसफुल सोल एंड सो यू आर। इसलिए बोलते हैं हम, वी रिमाइंड ईच अदर क्या? नंबर वन, आई एम अ सोल, एंड व्हाट काइंड ऑफ सोल? पीसफुल सोल। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी गुस्सा भी आए ना, अभी बातचीत कर रहे थे कि गुस्सा बहुत कॉमनली आ जाता है, हम कोशिश करते हैं ना करें लेकिन फिर भी हो जाता है। उस समय प्यार से अपने आप को क्या बोलेंगे? ओम शांति, आई एम अ पीसफुल सोल। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और सामने वाला गुस्सा करे तो उसको क्या बोलेंगे प्यार से? ओम शांति। तो वो पूछेगा, ये मैं तो गुस्सा कर रहा हूँ, तुम ओम शांति बोल रहे हो? तो उसको भी बताओ, यू आर बाय नेचर अ पीसफुल सोल। इससे पता है क्या फ़ायदा है? उसको भी आप बताएंगे पीस, तो वो शांत होगा। क्या होगा? जो गुस्सा हो रहा था ना, अगर वो बच गया तो उसके बाद जो एक डिस्प्यूट होता है वो बच जाएगा, और उसके बाद जो एक ब्लास्ट होता है, रिलेशनशिप ब्रेक होता है, वो बच जाएगा। तो हर चीज़ छोटे से शुरू होती है। पहले इरिटेशन आता है, फिर एंगर होता है, फिर मन में डिस्प्यूट होता है, और फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो अगर हम छोटे लेवल पर ही उसको रोक दें तो इतना बड़ा डैमेज बच जाता है। और ये तो हम डॉक्टर्स जानते ही हैं। ट्यूमर को अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके ऑपरेट कर दिया जाए तो वो मेटास्टेसाइज, इट कैन नॉट स्प्रेड टू द होल बॉडी, एंड देन इट बिकम्स इनक्योरेबल, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैशनेट केयर। कल सर ने एक सजेशन दिया था कि एक क्वेश्चन था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पेशेंट केयर में कैसे हेल्प करता है आपको, इससे आपके पेशेंट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प मिला। तो आज देखते हैं हम, ओके, विथ सम रियल वर्ल्ड स्टोरीज, माय ओन पेशेंट्स। आई रिक्वेस्ट नॉट टू फिल्म दिस बिकॉज these are patient and these are private data, okay? So this is a patient. He came with paraparesis. Can you see him walking? And this was there for 4 years. The whole sensation below the umbilicus was gone and no movements of the limbs. He had gone to many doctors throughout the country. 4 years he was in this state. Nobody could help him.
We gave him some treatment. He came to us. He was presented in our academic class. One of the senior residents presented this case. I took over this case, and after 7 days, we gave him some treatment, which is PB, and magic. आ जाओ, जोर से चल के आओ पीछे। What he could not cure in भाग 4 के आना, भाग के। days, 4 years, और जोर से। this is his तेरी walking क्या? after आप आएगा पीछे तो इससे 7 पीछे days, yes. And after this, when I presented this case in the forum, the chief of neurosciences said, people operate brain tumors, big brain tumors, and they call it a miraculous surgery. This is no less than a miracle because you have made a handicapped patient walking. Right? See this girl. क्या नाम है आपका? She was having hemifacial spasm, right side, क्या दिक्कत है? सर आँखों में दर्द, लाली होती है, and आँखें बंद after treatment, 5 days, हाँ, क्या नाम करो जोर से। अभी ठीक है, बात करो। यस सर। and she was going around like this for 2 years. So many medicines, but no benefit. एक आँख बंद करो, एक खोल के। अभी We एक gave आँख him बंद कीजिए। a medicine called एक आँख बंद PB. कीजिए। हाथ को नाक पे Another लगाइए। lady, 3 years, tremulousness in the hands, many doctors, no relief. अब पहले से हाथ हिल रहा है? नहीं, कम 7 हिल रहा days. है। जब खाना खा ली तब हिल रहा है, बहुत कम हिल रहा है। She says treatment is, the tremor is very less, and you can see. अच्छा। Right? Seeing is believing. मतलब जब खाना खाती हूँ तभी And very interesting, this lady had this movement. Went to the neurologist, many neurologists, कितने पढ़े no लिखे हैं relief. आप? ग्रेजुएट। Difficulty in speaking in this movement. And we gave, after 2 weeks, PB treatment. The tremulousness is हाँ, बोलिए। gone. Miracle? Who does not want to be a doctor like this? Treatment failures from many places, and you treat that patient. Success in profession, right? Which we discussed. All these patients received treatment called PB. What is PB? Huh? You're right. It's placebo effect. Yes. In all these patients, all MRIs, CT scans, all neurological tests were normal. Normal. So do you think the other doctors were not able to make the diagnosis? No, they could also make this diagnosis, which is psychogenic or functional disorders. But they could not treat it. Why? We'll see. So what is placebo? You give a drug, but in placebo, you give a sham thing, which is not an active compound. We know that. And the patient is healed. And it clearly depicts the role of mind over matter. Like we say, जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ पर दुआ काम करती है. तो belief works कि कुछ दे रहे हैं. Placebo, we gave them multivitamin injections, 10 rupees injections. Okay? So belief worked, medicines didn't. So placebo, we all know, it's like believe that we are experiencing benefits of real treatment even though the substance of treatment is inactive or a sham. For example, acupuncture. Here, a real acupuncture needle was poked while another patient, the same patient, when he was blindfolded, a toothpick was poked. But it works. The belief. It's an inactive compound producing a effect. But my question to this august forum is, by any law, by Newton's law, which says to an action there is an equal and opposite reaction. My question to you is, everybody, how can
an inactive compound produce such a active result? If you put an inactive thing, input is inactive, how can it produce an active output? Output here is, you can see, the patient has been cured. How can an inactive thing produce an active result? Anybody? So yesterday we have learned about that mirror virtual impact or effect that you had presented. So, we are giving multivitamin capsules. They are practically inactive. Virtually or really they are inactive. So my question is, how did it produce the result? Strong belief. So are these compounds really inactive? So, yes, these capsules did not had your active drug. But what did they had? These capsules, multivitamin capsules had these active ingredients which we generally ignore. We say, okay, this has paracetamol, this has cefixime, this has tranexamic acid. These are all chemicals, physical chemicals. But in a placebo, there is no physical chemical, but there are these things. All these patients were given hope. They were given love. They were given power that you will be all right. Right? And medical science has shown that placebo has a great effect on neurotransmitters in the brain, like cholecystokinin. They act on non-opioid receptors. Cholecystokinin, they have effects on the cortisol, and it causes changes in the brain. So these are MRI scans, functional MRI showing how placebo produces changes in the brain. So they are not inactive, and that is what is we have been ignoring. Previously, in past, the doctor, along with while prescribing medicines, would also give a smile. ठीक हो जाओगे, होप देते थे, अच्छे हो जाओगे, थोड़ा सा पैट करते थे बैक पर, थोड़ा सा उनकी बैक को रब करते थे, टच करते थे, पल्स फील करते थे. आज हम क्या करते हैं? पेशेंट बैठता है, हाँ क्या तकलीफ है? अच्छा ये तकलीफ है, दवाई फटाफट लिखा, हो गया आपका, जाइए. पेशेंट को लगता है हमें टच भी नहीं किया डॉक्टर साहब ने, तो कुछ बताया भी नहीं. होप तो छोड़ ही दो. स्माइल के बजाय हम इरिटेट हो गए. आपको पता नहीं है कितने पेशेंट है, 10 पेशेंट और खड़े हैं लाइन में, जल्दी जल्दी करो. फैक्ट है, राइट? ओके, ये तो था प्लेसिबो इफेक्ट. व्हाट इज नोसिबो इफेक्ट? एनीबडी? नसीब. luck. Okay, let's understand with the help of this cartoon, beautiful cartoon. So this guy went to his friend's home, and there was a basket, dog's basket, which he said, "Oh, I'm allergic to dog's hair. My eyes tear up and my face swell," because he's allergic. And you see, it swelled up and his eyes are tearing, right? But as soon as the girl says, "Oh, I don't have a dog, I have a pig instead," and you see, he says, "Oh well," and he's fine. So it's the negative belief. Nocebo, the opposite of placebo. Okay? इसीलिए कहते हैं ना पेशेंट्स को हम, अगर आपको विश्वास नहीं है डॉक्टर में या दवाई में, तो आपके ऊपर काम भी नहीं करेगा. और विश्वास है तो मल्टीविटामिन भी जादू करेगा. ये बिलीफ का है. ये कौन डालेगा बिलीफ पेशेंट में? डॉक्टर. हम कहते हैं हाँ आपकी किस्मत हुई तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. Not like that.
पेशेंट को होप देते हैं, इसीलिए फेथ हीलर्स क्या करते हैं, आप देखिए इंडिया में फेथ हीलिंग कितनी ज़्यादा है, फेथ हीलिंग से ठीक भी होते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसे ही है, हो गया। नो, फेथ हीलिंग का बहुत मेजर रोल है, बहुत मेजर रोल है। हमारे पास तो डबल पावर है, वी हैव द राइट नॉलेज, क्योंकि हमने राइट मेडिसिन को पढ़ा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम अपने इस प्रैक्टिस को भी इंक्लूड कर लें, होप भी दें पेशेंट को, फेथ भी दें, तो डबल आपको पेशेंट्स भी जल्दी ठीक होंगे। आपने देखा ना वो पेशेंट्स, और पेशेंट ज़्यादा ठीक होंगे तो आपकी इनकम भी डबल होगी, आपकी रेपुटेशन भी डबल हो जाएगी। Thoughts lead to psychiatric, not just psychiatric problems, but also somatic problems, and we call them as psychosomatic. You know hysteria, he is Charcot, and he is Babinski. You know Babinski? Who was Babinski? Babinski sign. We all check the plantar reflex. We all have heard in MBBS. So it is as old as Charcot. Charcot was teacher of Babinski, and he is demonstrating a lady with hysteria. Until now, that is 200 years back, until now we see patients like this. See? She was on multiple anti-epileptics from another doctors, many doctors, but could not be cured because the problem is not epilepsy, it's psychosomatic. Hysteria. You see, it's very common in my practice, wrongly labeled as epilepsy. But you see how thoughts can lead to so much of severe problems. This lady, she was sitting in the my chamber and she just fell down without even thinking that she might get injured. So severe. And you know, sometimes patients come to us, they have indigestion, they have problems with vomiting, retching, pain. You do CT scans, you do ultrasound. That is the first thing, no? When the patient comes with pain abdomen, ultrasound abdomen, and we see ultrasound is normal, we say, get a CT scan done. CT is also normal. Endoscopy, normal. And then we label it as irritable bowel syndrome. Panic attacks. You see patients come to us. Doctor, young patients, I am feeling very dizzy. मुझे बहुत चक्कर आते हैं, या मेरे धड़कन, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, मेरा धड़कन बहुत तेज से चलता है, या हाथ पैर कांपते हैं. टेस्ट, एवरीथिंग नॉर्मल. पैनिक अटैक्स. सो थॉट्स प्रॉब्लम है, वहाँ से पूरे सोमैटिक मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं. राइट? वी नो, वी कॉल देम एज साइकोसोमैटिक. Coming to this gentleman, what did we do? This concept which I discussed in the first lecture, this is prefrontal cortex, this is amygdala, right? See, this is brain, this is front, this is back, this is amygdala, the emotional center, and this is prefrontal cortex, the center for intellect. So this is emotions, this is logic. So whenever you think logic, you think from here. Whenever you think emotions, you think from here. But you know, there is a very important concept given by this doctor, Dr. Diego Pizzagalli. He is a professor in Harvard. What he found out is, emotions, when they are overactive, they repress or suppress the activity of prefrontal cortex. In other words, repression from amygdala causes underactivity in the prefrontal cortex. Means emotions override logic. All of you have heard this term, प्यार अंधा होता है, love is blind. क्या सही में अंधा होता है या ऐसे ही बना? क्या प्यार सही में अंधा होता है? Emotions override. सही में क्यों बना? लव इज ब्लाइंड. क्यों? मान लीजिए आपका इमोशंस लव का बहुत स्ट्रांग है किसी के लिए, ठीक है, तो वो गलती भी करेगा ना, आप उसको क्या करोगे? कवर करोगे, राइट? और किसी से बहुत स्ट्रांग हेट्रेड है, वो सही भी बोलेगा ना, तो कहोगे नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है. हाँ, जबकि लॉजिक के हिसाब से राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग.
लेकिन लव और हेट्रेड ने क्या किया, रॉन्ग को राइट करने की कोशिश की और राइट को रॉन्ग प्रूव करने की. सी दिस हैपेंस. Love is blind. Emotions override logic. And this phenomena is called as rumination. Now, अब ये gentleman जो था, जो चलने लगा, he went to different doctors. उनको भी पता था ये साइकोजेनिक है, लेकिन ठीक नहीं कर पाए. हमने ऐसा क्या किया जो ठीक कर दिया? ध्यान से सुनिएगा. ये पर्सन को कोविड में, ही वॉज अ फार्मर, अ रिच फार्मर, और उसको बहुत नुकसान हुआ क्योंकि फार्मिंग बंद हो गया, बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया. अब ही गॉट इनटू स्ट्रेस, सो मच ऑफ स्ट्रेस कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, मैं कैसे करूँगा. और वो स्ट्रेस ने, उसने ये रोल एज्यूम कर लिया पैरापरेसिस का. राइट. लॉजिक क्या कहता है? क्या पैरापरेसिस का रोल एज्यूम करने से उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? आपका लॉजिक क्या कहता है? पैरापरेसिस से क्या उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी. ये इंसान जो है, इसका मेंटल लेवल बिल्कुल ठीक था. ही वॉज सेन. क्या उसको ये बात नहीं पता थी? सबको पता थी, उसको भी पता थी. बट फिर भी उसने क्यों रोल एज्यूम किया? वाई? बिकॉज जिस टाइम उसने स्ट्रेस क्रिएट किया तो उसका अमिगडाला ओवर एक्टिव था और उसने क्या किया? लॉजिक को सप्रेस कर दिया, क्योंकि वो स्ट्रेस में था बहुत ज़्यादा. लॉजिक माइंड उसका काम नहीं कर पा रहा था एंड कुड नॉट थिंक लॉजिकली. वो सिर्फ इमोशनली सोच रहा था. इस वजह से उसको ये प्रॉब्लम आया. अंडरस्टैंडेबल. हमने क्या किया? और डॉक्टर्स ने क्या बताया? नहीं, ऐसे थोड़ी ना तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तुम ऐसा सोचते रहोगे तो, ये तो कुछ नहीं है, तुम एक्टिंग करते हो, 70 टेस्ट तुम्हारे नॉर्मल हैं. जो हम बोलते हैं, आपके टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस आपके मन की प्रॉब्लम है. वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, हम उसको और एक्यूज़ कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, आप ऐसे कर रहे हो, ये है वो है. एक ऑलरेडी स्ट्रेस में जो इंसान वीक है, हम उसको और वीक कर रहे हैं. हमने क्या किया? नहीं, इट्स ओके, ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, इट्स ओके, आप खुश रहिए. हम उसको रोज़ जाके होप देते थे, देखो ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छे से काम कर रही है, और देखो आपका पाँव थोड़ा थोड़ा हिलने लगा है ना. ऐसे उसको विजुलाइजेशन देते थे. तो उसको, क्योंकि उसका पाँव तो हिलता था, नॉर्मल था, तो देखो हिल रहा है ना, तो उसको था कि हाँ डॉक्टर साहब ने कहा हिल रहा है, तो हाँ थोड़ा हिल रहा है, देखो सर हिल रहा है. और अब तो देखो उसको खुश, उसको कभी भी ये नहीं फील करवाया कि आप बीमार हो. नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, आप ठीक हो जाओगे. इन अदर वर्ड्स, उसको हैप्पीनेस दिया. हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस इफेक्ट क्या कहता है? जब अमिगडाला हैप्पी होता है तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी अपलिफ्ट कर देता है. जैसे स्ट्रेस उसको डाउन करता है, हैप्पीनेस उसको अप करता है. ऑपोजिट है ना. ठीक है. तो हैप्पीनेस इफेक्ट से दैट पर्सन बिकेम वेल. और इसीलिए कहते हैं जहां पर दिल है वहीं पर दिमाग है. दिल और दिमाग साथ साथ हैं. हाउ ब्यूटीफुल. हमने उसके सिर्फ, दिल कहाँ होता है? यहाँ होता है. हाँ, ये तो सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है. जो प्यार किया जाता है कहाँ से? यहाँ से या यहाँ से? अगर यहाँ होता प्यार तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद तो फिर प्यार चेंज हो जाना चाहिए. इमोशंस चेंज हो जाने चाहिए. जिसका हार्ट लगाया वो वाले इमोशंस आने चाहिए. ऐसा नहीं होता ना. इमोशंस तो यहाँ होते हैं. तो एक्चुअली में दिल कौन सा है रियल? ये तो पंपिंग ऑर्गन है. तो हमने उसके दिल को, अर्थात अमिगडाला को, उसको बेटर किया. कंपैशन विच हैज़ बीन मिसिंग. और ये आपके ट्रीटमेंट को डबल इफेक्टिव कर देता है. दैट इज कंपैशनेट केयर. और फिर जब दोनों मिल जाते हैं, आपकी मेडिसिन मीन्स आपका लॉजिक, मेडिसिन प्लस आपका वो स्माइल, आपका वो होप, आपका वो हीलिंग टच, आपका वो, चाहे भले आप उसको एक पल्स ही चेक कर लीजिए, आपका
शो करना कि आई केयर फॉर यू, वो आपको डबल बेनिफिट देता है। क्यों? क्योंकि वो प्लेसिबो इफेक्ट से बहुत हेल्प करता है। एंड यू हैव द एग्जाम्पल्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कन्विंस्ड? कंपैशन boost the power of healing and we are healers, we want our patients to become better। और आप देखो, दो डॉक्टर्स हैं आपके सामने। एक डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर IQ, बट वो बहुत सीरियस मोड में। हाँ, पेशेंट आया बैठा, अच्छा क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये है, दवाई लिख दिया, जाके ले लेना। दूसरा डॉक्टर है, एवरेज है, बट आया, अच्छा बैठिए, क्या हुआ आपको, ओ आई एम सो सॉरी, आपको ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम मिलके ठीक करेंगे। एंड ही राइट्स मेडिसिन, स्माइल करता है, नहीं आप अच्छे हो जाओगे, क्यों नहीं होंगे, हम मेहनत करेंगे ना, भगवान आपको बहुत जल्दी ठीक करेंगे। किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे आप, फर्स्ट वन और सेकंड वन? तो हम क्यों नहीं ऐसे? हाँ, एक्चुअली बीइंग कंपैशनेट इज केयरिंग। तो केयरिंग, कंपैशनेट केयर नहीं, कंपैशन जब आप शो करते हो वो केयर करना ही है। इट्स वन ऑफ योर ट्रीटमेंट मोडालिटी। ये तो पेशेंट्स की बात हुई, ठीक है। अब हम थोड़ा अपने बारे में भी देख लें। डॉक्टर्स के भी तो लाइफ में बहुत इश्यूज हैं। आपको पता है डॉक्टर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कम है। यू नो दिस फैक्ट? 10 years कम है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्यों भाई? हम तो डॉक्टर्स हैं। इतना शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज़ है ये। डॉक्टर्स जो हील करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल से कम कैसे हो सकती है? वाई? डू वी केयर अबाउट आवरसेल्व्स? नो, नो, थोड़ा सा। अभी हमने देखा compassion is caring. Are we compassionate towards ourselves? No. We become non-compassionate towards ourselves when we create stress. Why? Because stress जब होता है, brain under stress, you see, this is under stress, prefrontal cortex functioning decreases, hippocampus atrophy happens. Hippocampus is the seat for memory. इसीलिए आज एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम देखते हैं यंगर पॉपुलेशन इज कमिंग, प्रोफेशनल्स आर कमिंग। सर मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ टास्क। आप में से भी होता होगा सबको। क्यों? एक्चुअली में वो प्रॉब्लम मेमोरी का नहीं है, प्रॉब्लम है यस अमिगडाला जब स्ट्रेस में होता है तो वो हिपोकैम्पस को भी काम करने नहीं देता। एंड उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेस से सोमैटिक प्रॉब्लम्स, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक्स यंगर एज में आ रहे हैं। एंड यू नो दिस। तो ये हमेशा याद रखेंगे। अब क्या? स्ट्रेस इज नॉट गुड, स्ट्रेस इज नॉट नेचुरल। नेचुरल चीज़ हमेशा कंफर्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल फिश के लिए नेचुरल हैबिटेट क्या है? वाटर। उसको बाहर निकालोगे तो वो अनकंफर्टेबल होती है ना, तो इसलिए हम उसको कहते हैं वो अननेचुरल है उसके लिए। तो नेचुरल मीन्स हैज़ टू बी कंफर्टेबल, ये याद रखना। तो नेक्स्ट टाइम आप कहो कि मुझे तो बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो होगा ही ना, स्ट्रेस तो नेचुरल है ना। नो, इट्स अ डिजीज। You are not at ease. Disease means dis-ease. You are not at ease. Are you at ease when you are stressed out? You have the mechanism in front. So when you are not at ease, how can it be natural? Natural means with natural thing, habitat or habit, it has to be comfortable. Okay. Fine. Now the question is, you have seen this. अब आप कहोगे ये तो मुझे समझ में पता है कि स्ट्रेस तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, लाइफ में इतने चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं।
हम क्या करें, स्ट्रेस तो होगा ही ना जब चीज़ें चैलेंजिंग है, होगा ही। अब मुझे इतने सारा डेडलाइन मिला हुआ है, इतना पेशेंट्स देखना है, बाहर ओपीडी में लाइन लंबा है, ये भी काम करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी है। कल हम बात कर रहे थे, एक ऑफिसर बता रहे थे कि पूरा दिन इतना काम करना पड़ता है, एनएमसी का इशू है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्या करें, स्ट्रेस तो होगा ही, होगा ही। तो ये सब बताने का फ़ायदा क्या फिर? फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो तब है ना, तब आप ये बताओ मुझे कि मैं स्ट्रेस कैसे ना लूँ। फ़ायदा तो तब है भाई, ये तो ठीक है, वो बताओ, बताएं आपको, सुनेंगे सीक्रेट पक्का? ओके। द पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, हम सब ने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, सबको पता है? एनीबडी हु डज नॉट नो दिस? इसका मतलब उन्होंने फिजियोलॉजी में बंक किया है क्लास। तो सबको पता है मीन्स सबने पढ़ा है, ये बहुत कॉमन है, हम सबको पता है। क्या? एक डॉग था, ही वॉज गिवन सम फूड एंड ही स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंड देन अ बेल वॉज रैंग, नो सेलिब्रेशन। डॉग सेलिब्रेशन क्यों होगा? देन बोथ वर गिवन टुगेदर फॉर सम टाइम and there was celebration because there was food. But after some time, when only bell was rang, now there was mouth watering or salivation. Previously no, but now salivation. Why? Why? Should salivation occur in response to bell? Only the berries rang, no? So why is he thinking of food? There is no food. That is conditioning. So both things have been as closely associated, so closely associated, it's so closely associated that only one stimulus is given, the response is as if the other stimulus is also there, though the other stimulus is not there. Right? That is conditioning. For example, when there is Bell's palsy, if we talk about neurology also, sometimes what happens is, after some time, when there is regeneration, the patient recovers, there is closure of eyes when the patient eats. Eating involves trigeminal nerve, while closure eyes, seventh nerve. So there is aberrant regeneration, there is conditioning of the two. Okay? That happens. In this experiment, very clear, because they have been, the two things have been so closely associated. Same way, outer situation and my inner state of mind have been so closely associated or conditioned. Outside situation negative means stress inside, though both are different. You got it? अंडरस्टैंडिंग? इट्स लाइक बाहर अगर स्ट्रेस है, बाहर अगर प्रॉब्लम है, प्रेशर है, तो इमीडिएटली स्ट्रेस होगा ही होगा, वो कंडीशनिंग है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है, बिकॉज टू थिंग्स हैव बीन एसोसिएटेड सो क्लोजली टुगेदर. नाउ बी वाइज एंड स्टॉप स्ट्रेसिंग, मीन्स सेलिवेटिंग योर माइंड टू द आउटसाइड सिचुएशंस. बेल, जैसे बेल रिंग कर रही है, if you see just this, it will look very odd कि एक बेल से डॉग को कैसे सेलिब्रेशन हो सकता है, माउथ वाटरिंग हो सकती है. सिमिलरली जब हमें ये समझ में आ जाता है कि आउटसाइड सिचुएशन एक बेल है और जो हमारा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं वो सेलाइवेशन है, वो इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि हमने उन चीज़ों को बहुत कंडीशनिंग किया हुआ है बचपन से. हाँ, बाहर खराब है तो मन तो खराब होगा ही होगा, ये हमें बचपन से ऐसा ट्रेन किया गया. जैसे इस डॉग को ट्रेन कर दिया गया, दोनों को एक साथ एसोसिएट कर दिया कि बेल भी बजेगा तो ऑटोमेटिक मतलब फूड भी आएगा ही आएगा. कैन यू डिसोशिएट, डीकंडीशन द टू? कैन यू डीलिंक द टू? कर सकते हैं? नंबर 1, कॉन्सेप्ट तो समझे, पहले ये तो समझे हम कि दोनों चीज़ें अलग हैं. जिस दिन ये समझ लेंगे ना अलग हैं, उस दिन से आपका एफर्ट शुरू हो जाएगा करना कि ठीक है बाहर कुछ भी हो रहा है
बट आई हैव द पावर टू क्रिएट स्ट्रेस और नॉट टू क्रिएट स्ट्रेस. और जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी स्लोली एंड स्लोली, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, इंटेलेक्ट है, वो फिर बहुत फास्ट काम करता है, और फिर धीरे धीरे आप उसको डीलिंग ऐसा कर देंगे, बाहर सिचुएशन होगी, आपका माइंड कहेगा नो, व्हाई शुड आई क्रिएट स्ट्रेस, इट्स हार्मफुल फॉर मी, सिचुएशन इज आउटसाइड, दैट इज डिफरेंट, माइंड इज माइन, वेदर टू क्रिएट स्ट्रेस और नॉट, इट्स माई चॉइस. ये बहुत जल्दी आता है, इट कम्स वेरी फास्ट. लेकिन जब तक कंडीशनिंग है तब तक नहीं आएगा. नाउ यू हैव द पावर. ओके, आपका जो क्वेश्चन है, अब डिफिकल्ट टाइम्स हैं हमारे पास, ठीक है, मंडे मॉर्निंग का मंडे ब्लूज, ठीक है. मुझे पता है डी लिंक भी करना है, बट मुझसे होता नहीं है. हाउ डू आई रिमेन काम एंड कंपोज्ड. अभी सुबह सुबह एक सेशन डिस्कस कर रहे थे ब्रेकफास्ट पे. अभी स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हलचल करते हैं, ऊपर से बॉस का प्रेशर है. पहले तो सिर्फ बॉसेस का होता था, अब तो स्टूडेंट्स का भी बहुत प्रेशर है. तो ये इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हम काम एंड कंपोज्ड कैसे रहें, राइट? प्रैक्टिकल सिचुएशन. अब इमेजिन करिए अपनी सिचुएशन, ये थ्योरी नहीं है, दिस इज़ ऑल प्रैक्टिकल, ऑल प्रैक्टिकल. आपकी सिचुएशन है ना कि भाई मुझे पता है काम एंड कंपोज रहना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है सर. हॉस्पिटल में काम करना इजी नहीं रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. गवर्नमेंट का प्रेशर है, स्टूडेंट्स का अलग प्रेशर है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स अलग हैं, ये प्रेशर वो प्रेशर, राइट? कैसे काम एंड कंपोज रहें, सबका क्वेश्चन है ये. अगर सबको इसका आंसर पता है तो हम इसको स्किप कर देंगे, इस पार्ट को. है? ओके ओके, पेशेंट्स भी ज़्यादा हैं, राइट? अच्छा, द स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स, कौन जानता है स्टोरी को? द ग्रेप्स आर सावर, ठीक है. तो शी सॉ द ग्रेप्स एंड शी कुड नॉट क्लाइंब अप टू द ग्रेप्स. उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, एंड शी वॉकड अवे. तो उसने सही किया गलत किया? मतलब सही किया. कितने लोग कहते हैं सही किया, कितने लोग कहते हैं गलत किया? भाई उसको एफर्ट करना चाहिए था. हाथ लंबा, हाथ खड़ा करो, लंबा. बिल्कुल, हाँ हाँ भाई, हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स ओके. हाथ खड़ा करो. उसको एफर्ट करना चाहिए था. और कितने लोग कहते हैं नहीं उसने सही किया? तो 50-50% है, ठीक है. अगर उसने गलत किया होता ना, तो इस स्टोरी का नाम क्लेवर फॉक्स नहीं होता, द फुलिश फॉक्स होता. है ना, द फुलिश फॉक्स. लेकिन इस स्टोरी का क्या नाम है? द क्लेवर फॉक्स. क्यों? शी वॉज क्लेवर एनफ, उसको पता है कि ये मिलने वाले नहीं है, फ्यूटाइल अटेम्प्ट है. अंडरस्टैंड द बिगर ड्रामा. हम तो उस फॉक्स से कहीं ज़्यादा समझदार हैं. वो फॉक्स कितनी समझदारी दिखाई कि उसको पता है कि अंगूर मिलने वाले नहीं हैं, छोड़ दो, पीछे पड़ोगे तो खुद ही परेशान होंगे. हम उस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? व्हाट इज़ द बिगर ड्रामा? स्टार्ट डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. हमने इतना चीज़ों को पकड़ के रखा है ना, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम परेशान होते हैं. और अगर उस फॉक्स को समझ लें कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, ठीक है, ये मेरी किस्मत में थी ही नहीं, छोड़ दो, तो अपना मस्ती में आगे निकल जाएंगे. नहीं तो लगे रहो वहाँ पर. अंगूर उसको मिलने वाले नहीं थे. खुश रही ना? हाँ. व्हाट इज़ द बिगर ड्रामा? क्या है? अब डिटैचमेंट कैसे? आप कहोगे क्या सन्यासी बन जाएं? क्या आपकी तरह सन्यासी बन जाएं? नो, आई एम नॉट ए सन्यासी. येस, आई एम अ सन्यासी, बोथ वेज. नो भी और येस भी. नो, आई हैव नॉट रिनाउंस्ड द वर्ल्ड. आई स्टे इन द वर्ल्ड, आई वर्क, आई डू एवरीथिंग. जो एक वर्ल्ड की डेफिनेशन है सन्यासी की, आपने घर छोड़ के जंगल में चला गया. आई एम नॉट दैट सन्यासी. बट येस, आई एम अ सन्यासी. मैंने कुछ छोड़ा है. क्या छोड़ा है? वाइसिस को छोड़ दिया है, अटैचमेंट अट्रैक्शन छोड़ दिया है. आई वर्क बट विदाउट अटैचमेंट. आई वर्क विदाउट अटैचमेंट. जैसे एक मदर और नर्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं.
एक बच्चे को चोट लगा, मदर भी केयर करेगी, नर्स भी केयर करेगी, लेकिन मदर को पेन भी होगा क्योंकि वो अटैच्ड है, उससे केयर करेगी। नर्स विदाउट अटैचमेंट, विदाउट पेन केयर करेगी। सो केयरिंग कैन हैपन विदाउट अटैचमेंट। जो पूछ रहे थे ना अटैचमेंट कैसे हुआ, एक वाइस, ठीक है। एनीथिंग विच इज अनकंफर्टेबल इज अ वाइस, अनकंफर्टेबल इज अ वाइस। अब डिटैच हम कैसे हों, अंडरस्टैंड टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। फोकस ऑन वॉट इज इन माई हैंड्स। फॉक्स को पता था कि मेरे हाथ की बात नहीं है, अब हमारे हाथ में क्या है क्या नहीं है वो हम जान लेते हैं। वॉट वी हैव डन इन द पास्ट, जो हम कर आए, ठीक है, जो कर्म हमने कर लिया पास्ट में, उसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। कर्म जो कर लिया, मान लीजिए आपने जो भी बीज डाला, सीड सो किया, उसका जो फ्रूट आएगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं। आपने नीम का बीज डाला है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैंगोज आएंगे उससे, आपको नीम ही मिलेगा। जो सिचुएशंस हमारे साथ हो रही हैं, जो पीपल हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, जो हमारी सिचुएशन बाहर से आ रही है, वो सारा हमारा रिजल्ट है हमारे पास्ट कर्मास का। लोग और सिचुएशंस केवल वो माध्यम बनते हैं वो चीज़ होने के लिए। मार्क माय वर्ड्स, आज कोई मुझे से चीट करता है, मैंने कभी किसी के साथ चीटिंग किया था, ये उसका रिपरकशन है। दैट पर्सन इज ओनली द मीडिएटर, कि वो मेरे साथ होना था, इसलिए हम किसी को ब्लेम नहीं करते। वी नेवर ब्लेम एनीबडी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे एक्शंस का कर्मा है। वो पर्सन केवल एक मीडिएटर बना है। मीडिएटर इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, मीडिएटर इज नेवर टू बी ब्लेम्ड। तो इसलिए हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब मेरे साथ जो सिचुएशंस आ रही हैं वो मेरे ही कुछ मैंने किया है। एनीथिंग, आप उस हॉस्पिटल में हो, आपकी डेस्टिनी, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जो उस हॉस्पिटल में ही आना था आपको। आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिले क्योंकि आपकी डेस्टिनी है, आपने कुछ ऐसा किया था जो ऐसे स्टूडेंट्स मिलने थे। गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, लेकिन अब मेरे हाथ में क्या है? सोइंग द सीड्स फॉर फ्यूचर फ्रूट्स। अब जो मैं करूँगा उसके हिसाब से आगे का मेरा डेस्टिनी बनेगा। जो मैं कर सकता हूँ वो मेरे हाथ में है। तो जो सिचुएशंस बाहर से आ रही हैं, हम उनको क्रिप करते रहते हैं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, यही पर्सन मेरे साथ क्यों मिला, ये वाइफ क्यों मिली, ये हस्बैंड क्यों मिला, ये कलीग क्यों मिला, ये बॉस क्यों मिला, ये स्टूडेंट क्यों मिला। उस पर कंट्रोल आपका नहीं है, क्योंकि वो आप कर्मा कर चुके हो, उसका रिजल्ट है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो उसको हम भूल जाते हैं। मेरे पास पावर है कि अब मैं कुछ करके अपना नेक्स्ट फ्यूचर को बेटर बना सकता हूँ। वो क्या हमें करना चाहिए? वो है all your acts should be driven by compassion, irrespective of the situation। कोई भी सिचुएशन हो आपके पास, वहाँ पर आपको अच्छा ही करना है। कंपैशन का मतलब क्या है? कंपैशन का मतलब क्या है? कंपैशन में दो चीज़ें होती हैं, याद रखना। वन इज काइंडनेस, द अदर इज केयर। काइंड का मतलब होता है काइंड, ही इज काइंड एनफ, दयालु। दयालु माफ करता है। तो लर्न टू फॉरगिव। लोग गलतियां अगर कर रहे हैं, आपके साथ कुछ कर रहे हैं, उनको फॉरगिव करना शुरू कर दो, क्योंकि हमने समझ लिया कि वो सिर्फ एक मीडिएटर है। पहला काइंडनेस और दूसरा केयरिंग। फिर हमने माफ़ तो कर दिया। जैसे स्टूडेंट की बात चली कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं या बात नहीं सुनते हैं। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पर बस छोड़ दिया, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। उसके बाद केयर अबाउट देम, एंड केयर कैन ऑल्सो इंक्लूड डिसिप्लिनरी एक्शन इफ रिक्वायर्ड। केयर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लव ही दे रहे हो। केयर मीन्स आप उनके बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हो। इट कैन इंक्लूड डिसिप्लिनरी एक्शन एज वेल, लेकिन फॉरगिव करके। आप देख रहे हो, एक तरफ फॉरगिवनेस है, एक तरफ उनको करेक्ट करने के लिए एक्शन भी है। बोथ गो साइमल्टेनियसली। हम क्या करते हैं, या तो इरिटेट होके सोचते हैं कि हम उसके एटीट्यूड ठीक होता है, इंटेंशन ठीक होता है कि बच्चा सुधर जाए,
स्टूडेंट ठीक हो जाए, वाइफ ठीक हो जाए, हस्बैंड अच्छा हो जाए, बॉस सुधर जाए, लेकिन फॉरगिव नहीं करते हैं, एंगर इरिटेट होके वो करते हैं, ठीक है। या फिर अगर छोड़ देते हैं, फॉरगिव करते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं, केयरिंग ही नहीं करते हैं, एक्शन भी नहीं लेते हैं। नो, पूरा ही उल्टा हो गया। हमें क्या करना है? फॉरगिव, काइंडनेस, फॉरगिव भी करना है, एट द सेम टाइम एक्शन भी रखना है इन एनी गिवन सिचुएशन। और ये सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी। हमसे कोई गलती हो, डोंट बी सो हार्श टू योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ। हाँ, हो गई गलती, अभी इस फेज में मैं इंसान हूँ, देवता नहीं बना हूँ, गलती हो गई, लेट्स ओके, नेक्स्ट आई विल टेक केयर कि आगे ये नहीं हो, या उसके लिए क्या मेजर्स लेने हैं वो भी लेने हैं। हम क्या करते हैं, या तो बिल्कुल रिग्रेट या रिमोर्स में चले जाते हैं, या फिर इतने हार्श हो जाते हैं कि बस बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बैलेंस, ओके। कंपैशन इज द पावर सोर्स फॉर द हैप्पी माइंड। और आपने देखा, हैप्पीनेस जब होती है तो लॉजिक भी अच्छे से काम करता है। तो जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक कंपैशन नहीं है, हैप्पीनेस आ नहीं सकता। क्विकली आई विल गिव यू सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर योर बेस्ट फ्यूचर एक्शंस। प्रैक्टिकल टिप्स चाहते हैं ना हम, SOPs बनाते हैं ना, SOPs। So you have SOPs for your future actions which you can use in any situation. Okay? Quickly we'll go through that. Number 1, you can note down, never get upset. These are SOPs. Why? Because हमने समझ लिया, if we get upset, what happens? It makes your emotional center weak, and weak emotions kill intellect. So never any situation get upset. यहाँ पर एक स्लोगन है, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। क्यों? अभी बाहर से सिचुएशन डिफिकल्ट है, उस समय मुझे इंटेलेक्ट और स्ट्रांग चाहिए या वीक चाहिए? और स्ट्रांग चाहिए। तो उसके लिए मुझे खुश रहना होगा या स्ट्रेस? खुश रहेंगे तो मेरा इंटेलेक्ट अच्छे से काम करेगा, स्ट्रेस में रहेंगे तो इंटेलेक्ट और डाउन। जबकि पावर चाहिए ज़्यादा और इंटेलेक्ट को कर रहे हैं हम वीक। इट्स लाइक गोइंग टू द साउथ पोल व्हेन यू नीड टू गो टू द नॉर्थ पोल। देखो कितना उल्टा कर रहे हैं हम। चाहते हैं हम अच्छा हो, लेकिन उसका तरीका गलत है, राइट? नंबर 2, डू एडवाइज द पीपल। अपसेट नहीं होना है, चाहे खुद की गलती हो दूसरे की गलती हो, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, चाहे सिचुएशन में कैसी भी हो। नंबर 2, कोई गलत करे उसको एडवाइस करो when they are wrong। ऐसा नहीं कि चुप हो जाओ, एडवाइस करो, बट have this understanding that nobody is perfect, forgive them and advise them with a smile। forgive के बाद ये नहीं कि बस strict हो गए, नहीं, always smile। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके इमोशनल सेंटर को ऊपर उठाओगे स्माइल से, तो वो उसका लॉजिक भी अच्छे से काम करेगा एंड चांसेस आर वो इम्प्रूव करेगा। आप देखिए कार्टून में दिस बॉय is trying to explain something to this girl and she happily accepts it because she thinks every time you smile I want to smile too, and this is called as love advice। Remember this word, whenever you advise do it with love। आप कभी एडवाइस गुस्से के साथ, पक्का? प्रॉमिस? थम्स अप एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, I want everybody to be thumbs up। हाँ? Yes। Love advice। कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, never। Happiness gives the power to the other person to overcome his shortcoming। कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है ना, बाहर गुस्सा नहीं करेंगे लेकिन अंदर दुख होता है, मैंने उसको शो नहीं किया। बट रिमेंबर, upset is miniature anger and you know neurons that fire together wire together। कब वो upset आपका anger में बदल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मन में भी upset नहीं होना है, बाहर भी नहीं करना है और अंदर भी नहीं रखना है। अगर अंदर किसी के लिए कोई भी ग्रीवांस है, क्या करोगे उसको? क्या करोगे ग्रीवांस को? ओम शांति कर दोगे, उसको शांत कर दोगे, उसको गॉड को दे दोगे। जैसे देखो दो बच्चे में लड़ाई हो जाती है,
दो ब्रदर्स हैं, उनकी लड़ाई हो गई, तो वो क्या करते हैं, पेरेंट को जाके शिकायत करते हैं कि देखो ये ऐसे करता है, अब आप देख लो, और वो फिर चुप हो जाते हैं। पेरेंट अपने आप देख लेगा। हमारा पेरेंट गॉड है, उसको बता दो देखो उसने ऐसा किया, अगर आपको लगता है गलत किया, वो अपने आप देख लेगा। ट्रस्ट ऑन हिम, ठीक है। सो एंगर इज नेवर अलाउड। बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ, यू सी हाउ डेलिकेट दिस बैलेंस इज. So the dictum is, you see, this is Masaru Emoto, scientist from Japan. He did experiment on water. He took 3 waters. One water he gave vibrations of thank you, to other evil, and third prayer. And you see after few days the structure. You see thank you structure is good, evil structure bad, prayer vibrations, how beautiful. So even water catches that vibration and changes structure. So human beings नहीं करेंगे क्या? So that's why accurate emotion is love, accurate working is law, and you need to have both. ऐसा नहीं कि आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस छोड़ देने हैं, रहना है डिसिप्लिन में और करना है, बट किस इमोशन के साथ? विद लव. हमने इतना कंडीशनिंग कर दिया, डिसिप्लिनरी एक्शंस मीन्स हेटरेड. बच्चे को बुला के उसको समझाना है तो डांट के ही समझाएंगे. वाई? प्यार से नहीं समझा सकते क्या? अगर मुझको कहना है कि आज से आप सस्पेंडेड हैं, ज़रूरी है क्या अपना वॉइस को हेट्रेड वाला वॉइस रखेंगे, हैवी वॉइस रखेंगे? नहीं, आराम से भी उसको बता सकते हैं. देखिए, इट्स लाइक, हाँ, इसके लिए जब कोई पर्सन आता है, उसने काम किया, अच्छा आप बताइए आपने जो काम किया क्या वो सही किया? क्या वो सही किया? आस्क हिम फर्स्ट. एक्सक्यूज देगा, ठीक है. अच्छा, अगर एक्सक्यूज देगा और आपके पास, अगर आप सही में आपको पता है गलत क्या है, तो आप काउंटर करके बता सकते हैं, लेकिन देखो वहाँ तो काम ऐसे हुआ, आपको ये काम दिया था लेकिन आपने तो ऐसे किया, क्या आपको लगता है सही है? ठीक है. मोस्ट ऑफ द चांसेस अगर वो पर्सन जेन्युइन है तो वो कहेगा कि हाँ आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक. तो देखो, आई एम बाउंड बाय द लॉ, तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा. दो आई हैव गुड रिस्पेक्ट विद यू, आई रियली लाइक यू, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ मुझे ये करना पड़ेगा. अगर ज़रूरत है, ठीक है. सो व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वे टू गेट द वर्क डन? एक कहावत है हिंदी में, सांप भी मर जाए और सांप मर जाए मतलब जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को रखना है. लाठी भी ना टूटे मतलब जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी जो बाउंड्री है, मतलब हम गुस्सा करना, ये बाउंड्री क्रॉस करना है, वो हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं. जिस स्टिक से हम उसको मार रहे हैं वो खराब, वो स्टिक ना टूटे, राइट. उसके लिए किसी का दिल भी ना दुखे, क्योंकि दिल दुखेगा तो हार्ट अटैक होगा, और अगर काम नहीं होगा तो स्ट्रेस होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा. दोनों चीज़ों का बैलेंस. तो आपको इमोशंस भी राइट रखने हैं और वर्किंग को भी करना है, एंड दिस इज प्रैक्टिकल. सो द की मैसेज इज बीइंग कंपैशनेट. 2 थिंग्स याद रखिएगा, काइंडनेस एंड केयरिंग. लर्न टू फॉरगिव पीपल, फॉरगिव कर दीजिए, बट द सेम टाइम बेटर कैसे करना है वो भी करना है. फॉरगिव का मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है. फॉरगिव का मतलब जो हो गया दैट्स ओके, लेकिन अब क्या करना है उसको ठीक करने के लिए उसको सोचना है, बट विद लव एंड विलिंगनेस टू हेल्प. कंपैशन बूस्ट द पावर ऑफ ब्रेन, इट एड्स इन हीलिंग, helps to better handle any situation. So be compassionate to yourself and others, and use it as a tool, as a power to heal yourself and the world better. Compassion is a big virtue. 2 things, kindness, caring. Easy है? Compassion means kindness plus care. Kindness, forgive, that's okay, it's okay. हर कोई मिस्टेक कर सकता है, हर कोई मिस्टेक कर सकता है, right? And this is the power of science of spirituality. This is all spirituality, but it's the biggest science. And you know, our science is not in contradiction to religion. Actually,
when both combine, it is miraculous. And I like this figure very much. See how beautifully they have depicted the combination, the synergism of science and religion. And that my channel is named as Science of Spirituality, and this is the link for that channel. Thank you very much. Om Shanti.